देखिए, आज का हमारा लेक्चर 10 है, जिसमें हमें पढ़ना है वाताग्रीय अथवा चक्रवातीय वर्षा। वाताग्रीय अथवा चक्रवातीय वर्षा पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पर्वतीय वर्षा के बारे में पढ़ा था, संवहनीय वर्षा के बारे में पढ़ा था। तो आज हम आगे देखते हैं वाताग्रीय अथवा चक्रवातीय वर्षा किसे कहते हैं। तो पहले इसमें लिख लीजिए, वाताग्रीय अथवा चक्रवातीय वर्षा किसे कहते हैं। लिखिए, मध्य अक्षांशों पर अथवा समशीतोष्ण कटिबंध पर, मध्य अक्षांशों पर अथवा समशीतोष्ण कटिबंध पर 40 से 65 डिग्री के मध्य, मध्य अक्षांशों पर अथवा समशीतोष्ण कटिबंध पर 40 से 65 डिग्री के मध्य, 40 से 65 डिग्री के मध्य वाताग्रीय वर्षण का क्षेत्र है। वाताग्रीय वर्षण का क्षेत्र है। मध्य अक्षांशों पर अथवा समशीतोष्ण कटिबंधों पर, समशीतोष्ण कटिबंधों पर 40 से 65 डिग्री के मध्य वाताग्रीय वर्षण का क्षेत्र है। जहाँ ध्रुवीय ठंडी वायु राशि, जहाँ ध्रुवीय ठंडी वायु राशि उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि में अवसरित होती है। जहाँ ध्रुवीय ठंडी वायु राशि उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि में अवसरित होती है तथा तापमान के कारण या भौतिक गुणों के अंतर के कारण इनके मध्य जो संक्रमण क्षेत्र बनता है उसे वाताग्र कहते हैं। जहाँ गर्म वायु के उत्थान से संघनन वर्षण प्राप्त होता है, यह वायु का मिश्रण क्षेत्र होता है। अतः चक्रवातीय दशाएं भी वाताग्र में उत्पन्न होती हैं। वास्तव में यह वाताग्र अक्षांशीय ऊष्मा एवं आर्द्रता को अभिवहन के द्वारा वितरित करने की क्रियाविधि है। लिख लिया आप लोग ने। देखिए, इसका मतलब ये है, ये हम ले लेते हैं 60 डिग्री, ये हम लेते हैं 45 डिग्री। तो यहाँ से कोल्ड एयर ऐसे आ रही, कोल्ड एयर नीचे अवतलित होती है, कोल्ड एयर, ये कोल्ड एयर हो गया। ये गर्म वायु का ऊपर उठना हो गया, ये गर्म वायु ऊपर उठती है, ये हो गया वार्म एयर। ये हो गया 45 डिग्री अक्षांश। ये हम मान लेते हैं ध्रुवीय पूर्वा, ये मान लेते हैं ये पछुआ मान लेते हैं, पछुआपन। ये देखिए, इनके मध्य ये वाताग्र का छेद बन रहा है, यहीं पर हमें ये फ्रंटल जोन प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, इसको बोलेंगे हमें, ये जो प्राप्त हो रहा है इसको बोलेंगे फ्रंटल जोन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ बादल का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे बादल का निर्माण होने से इस क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। और ये बादल कैसे बनेंगे, निम्बोस्ट्रेटस बादल बनेंगे, एनएस बादल की उत्पत्ति होगी, एनएस बादल बनेंगे। बादल वाले चैप्टर में हमने बादलों के सारे प्रकार बता दिए हैं, प्लीज़ उसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए। एनएस बादल बनेंगे। अब चूंकि अब वास्तव में क्या होता है, वाताग्र जो होता है अक्षांशीय ऊष्मा, अक्षांशीय ऊष्मा होती है, आर्द्रता जो भी होती है, उसको ये क्या होता है, पवनों के द्वारा अभिवहन से ऐसे दोनों को ऐसे पौने मिलती हैं, ऐसे पौनों के अभिवहन से दोनों वर्षा करती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करते हैं। गर्म वायु का उत्थान हुआ, गर्म वायु के उत्थान से संघनन वर्षण प्रारंभ हो गया। तब ये सब और आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, पहले आप इतना जान लीजिए वाताग्रीय अथवा चक्रवातीय वर्षा। अभी हम चक्रवात को आगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे।
अभी ये वाताग्रीय भी बहुत अच्छे से आएगा, ये चक्रवात का ही भाग है, चक्रवात में आएगा और साइक्लोन में, ये सारे उसमें अभी अच्छे से बताया जाएगा। तो पहले आप इतना समझ लीजिए कि कोल्ड एयर का नीचे बैठना, कोल्ड एयर क्या होता है, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होता है कोल्ड एयर में, ठंडी वायु में अवतलित होती है, तो नीचे, ये नीचे की ओर बैठना मतलब इसका ऊपर में इसका एयर प्रेशर ज़्यादा होता है कोल्ड एयर, तो ये नीचे बैठती है। और वार्म एयर क्या होता है, फैलाव होता है वार्म एयर में, तो ये ऊपर उठती है। ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग वर्षा का वैश्विक वितरण। अब हम लोग देख लेते हैं, देख लिए ऐसे फिगर आप लोग जरूर बना लीजिएगा, सारे फिगर बनाने हैं। फिर आप लोग देख लीजिए वर्षा का वैश्विक वितरण किस तरह से है, मेरे वैश्विक उसमें वर्षा का वितरण किस तरह से किया गया है। तो क्या पढ़ें, देखेंगे हम वर्षा का वैश्विक वितरण, वर्षण का वैश्विक वितरण। अब इसमें हम देखेंगे, पहला पॉइंट लिखिए, विषुवतीय अति वर्षा क्षेत्र हम लिख देते हैं। इसमें क्या होगा, ये मॉइस्चर ज़्यादा है इसमें, क्या विषुवतीय अति वर्षा क्षेत्र, विषुवतीय अति वर्षा क्षेत्र, या इसे हम लिखेंगे वर्षण अधिक, इसे हम लिखेंगे वर्षण अधिक। अब इसमें क्या होता है, ये किस क्षेत्र में आएगा, ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य आ गया। ये हो गया ना, ये हमारा पार्ट हो गया, 0 डिग्री अक्षांश हो गया। तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य। त्रिवार्था की जो पेटियां हैं, जो हमने पिछले लेक्चरों में आपको बताया था, त्रिवार्था की पेटियां में बताया था ना, विषुवतीय प्रदेश, उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, समशीतोष्ण प्रदेश बताया था। फिर इसके बाद उपध्रुवीय और ध्रुवीय प्रदेश बताए थे, उन्हीं के बारे में देखना है। जो पिछले क्लासेस में हमने त्रिवार्ता की पेटियां को ऐसे आपको बना के बता दिया था। तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य। अब यहाँ पर रेनफॉल कितना हमें प्राप्त होगा, रेनफॉल बहुत होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा 250 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल प्राप्त होगा इन प्रदेश, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के मध्य 250 सेंटीमीटर से भी ऊपर रेनफॉल हमें प्राप्त होगा। अब ये क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस बादल बन रहे हैं, क्यूमुलोनिम्बस बादल बन रहे हैं, सीबी बादल बन रहे हैं। क्यूमुलोनिम्बस बादल क्या है, ये संवहनीय वर्षा के द्वारा भी बनते हैं ना, ऐसे संवहन हो रहा है, फिर ऐसे 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 करके ऐसे 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 ये बादल ऐसे पूरे उसमें बन जाते हैं, क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं। ये बादलों में अच्छे से बताया गया है भाई, इससे पहले वाले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, ये बादल में अच्छे से हम इसको बताए हैं, क्यूमुलोनिम्बस बादल ये बनते हैं, ये संवहन के द्वारा बनते हैं। जहाँ सूर्यताप की मात्रा अधिक होती है ना, सूर्यताप की मात्रा अधिक से यहाँ पर संवहन अधिक होगा, इसका संवहन होगा, तो लगातार वायु प्रेशर लगातार बना रहेगा, तो काफ़ी ऊंचा बादल बन जाता है, ये इसके बारे में बताएं। तो यहाँ पे ये विषुवतीय अतिवर्षा क्षेत्र में कितना रेनफॉल कितना होगा, 250 प्लस सेंटीमीटर होगा रेनफॉल। और बादल कौन से बनेंगे, क्यूमुलोनिम्बस बादल बनेंगे, संवहनीय वर्षा वर्षा होगी, इसमें संवहन के द्वारा वर्षा होगी। ये हो गया विषुवतीय अतिवर्षा क्षेत्र। अब दूसरा हम देखते हैं, विषुवतीय अतिवर्षा क्षेत्र हो गया। दूसरा हम लिखेंगे उपोष्ण, उपोष्ण या इसे बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, या फिर हम इसे कहेंगे अयनवृत्तीय, अयनवृत्तीय, या फिर शुष्क, शुष्क प्रदेश, या फिर अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क ले रहे हैं, निम्न वर्षा क्षेत्र, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अभी हम इसको और अच्छे से आगे, जो आप आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से, जब पवनों के बारे में भी पढ़ लेंगे, हमें पवने या इसका वायु राशियों के बारे में पढ़ लेंगे हम अच्छे से, तब हम आगे और अच्छे से ये ऐसा, ये इतने प्रदेशों में कैसे बांटे गए, ये कैसे छोटे छोटे पार्ट में देखेंगे वर्षा कितनी हो रही, तो ये आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तब ये दिल लिख लीजिए,
उपोष्ण उष्णकटिबंधीय या अनवृत्तीय या शुष्क या अर्ध शुष्क या निम्न वर्षा प्रदेश। इसमें क्या होता है 25 डिग्री हम ले लेते हैं, क्या 25 डिग्री से 35 डिग्री, 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का ये ले लेते हैं हम उपोष्ण उष्णकटिबंधीय या अनवृत्तीय या शुष्क प्रदेश या अर्ध शुष्क कहते हैं या निम्न वर्षा प्रदेश। इसमें क्या कारण होता है कि ये चूंकि ये, अब लिख लीजिए कारण क्या है इसमें कि ये उच्च दाब पेटी हैं, ये उच्च दाब पेटी हैं, देखिए ये उच्च दाब पेटी हैं। यहाँ संवहन का अभाव, यहाँ पर क्या होता है सूर्यताप की मात्रा कम प्राप्त होती तो संवहन का अभाव होता है, मतलब जलवाष्प का ऊपर उठना ये कम प्राप्त होता है सूर्यताप की मात्रा से। तो यहाँ क्या होता है संवहन का अभाव तथा प्रतिचक्रवातीय दशाएं प्राप्त होती हैं, प्रतिचक्रवातीय दशाएं प्राप्त होती हैं। चक्रवात में अच्छे से पढ़ाएंगे आप, इसको अभी लिख लीजिए, प्रतिचक्रवातीय दशाएं प्राप्त होती हैं। बादल अनुपस्थित होते हैं, वायुमंडलीय स्थिरता, बादल अनुपस्थित और वायुमंडलीय अस्थिरता, नहीं स्थिरता, वायुमंडलीय स्थिरता प्राप्त होती। वर्षा की मात्रा यहाँ क्या होगी 20 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती। अधिकतम वर्षा कितनी प्राप्त होगी 40 सेंटीमीटर की अधिकतम वर्षा प्राप्त होगी। और इन्हीं क्षेत्र में क्या आएंगे मरुभूमि आएंगे, सवाना के क्षेत्र आएंगे, सवाना आएगा, मरुभूमि आएगी इसी क्षेत्र में, सवाना आएंगे। तो या फिर यत्र तत्र वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर भी मिल सकती है, मतलब 60 से 80 सेंटीमीटर भी कहीं कहीं, ये 60 से 80 सेंटीमीटर भी किसी पार्ट पर, यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर भी वर्षा को प्राप्त होती है, यत्र तत्र 60 से 80 सेंटीमीटर भी वर्षा मिल सकती है। परंतु ये क्या होता है ये शुष्क प्रदेश हो जाते हैं, निम्न वर्षा प्रदेश हो जाते हैं। तो ये समझ लिए उपोष्ण। अब तीसरा हम देखते हैं कौन सा है, हमें तीसरा पढ़ना है समशीतोष्ण, समशीतोष्ण वर्षण प्रदेश, समशीतोष्ण। अब सब समशीतोष्ण में देखेंगे ये क्या होगा मध्य वर्षा क्षेत्र होगा, मतलब ये 100 सेंटीमीटर तक वर्षा करेगा। लिख लीजिए करिए, ये मध्य वर्षा क्षेत्र है, ये मध्य वर्षा क्षेत्र 100 सेंटीमीटर तक वर्षा। मुख्य वर्षा किससे होगी यहाँ पर, मुख्य वर्षा किससे होगी चक्रवातीय, चक्रवातीय अथवा वाताग्रीय, चक्रवातीय अथवा वाताग्रीय वर्षा प्राप्त होगी। अब बादल कौन से बनेंगे, क्लाउड कौन से बनेंगे, निम्बो स्ट्रेटस बनेंगे, निम्बो स्ट्रेटस। पीछे वाले लेक्चर आप बादल का लेक्चर देख लीजिएगा, तब इसमें निम्बो स्ट्रेटस बादल कैसे बन रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहाँ पर शीत वाताग्र होगा वहाँ पर क्या कुम्लो निम्बस बादल भी प्राप्त होते हैं, जहाँ पर शीत वाताग्र मिलता है कुम्लो निम्बस बादल भी प्राप्त होते हैं। तो हो गया समशीतोष्ण बादल हो गए। अब चूंकि यहाँ पर चूंकि क्या होता है अभिसरण, मतलब ठंडी वायु का और गर्म वायु का अभिसरण क्षेत्र होता है ना ठंडी वायु का, तो इसे अभिवहनीय वर्षा प्राप्त होती है। ये क्या है अभिवहनीय वर्षा, अभिवहनीय वर्षा प्राप्त होती है, भी है अभिवहनीय वर्षा प्राप्त होती है। क्या क्योंकि ये ठंडी वायु, चूंकि कारण क्या होता है ठंडी वायु और गर्म वायु का आपस में मतलब अभिसरण होना, तो वाताग्र का निर्माण बनना, यह अभिसरण के कारण ये अभिवहनीय वर्षा भी होती है, यहाँ वाताग्रीय अभिवहनीय वर्षा होती है। चूँकि जलवायु यहाँ क्या होती है ब्रिटिश समतुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर क्या जलवायु क्या होती है, ये ब्रिटिश समतुल्य जलवायु प्राप्त होती है। ब्रिटिश समतुल्य जलवायु में क्या होगा, जैसे लॉरेंसिया की जलवायु प्राप्त हो जाएगी, लॉरेंसिया समतुल्य, या साइबेरियन प्राप्त होगी। ये 100 सेंटीमीटर की वर्षा करेगा। साइबेरियन 60 सेंटीमीटर की वर्षा करेगा, साइबेरियन ये साइबेरियन प्रदेश ये 60 सेंटीमीटर की वर्षा करेगा। फिर लॉरेंसिया टाइप वो लॉरेंसिया टाइप
जलवायु प्राप्त होगी। लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु जो मतलब 100 सेंटीमीटर करेगी, साइबेरियन 7 सेंटीमीटर, इसी तरह से हमें प्राप्त होती है। ये हो गया समशीतोष्ण वर्षा प्रदेश। अब आगे हम देखेंगे चौथा हमारा हो गया उपध्रुवीय, उपध्रुवीय या ध्रुवीय, या फिर हम इसे कहेंगे शुष्क अथवा न्यून वर्षण क्षेत्र, शुष्क अथवा न्यून वर्षण क्षेत्र। ये हो गया उपध्रुवीय, ध्रुवीय या शुष्क अथवा न्यून वर्षण क्षेत्र। इसमें क्या होगा, हिम वर्षा या सहिम वर्षा होगी। वर्षण कैसे प्राप्त होगा हमें, वर्षण इसमें हिम वर्षा प्राप्त होगी। हिम वर्षा मतलब क्या हो गया, अधिक ऊंचाई पर जो है, मतलब उपध्रुवीय जो प्रदेश हैं जो 70 से जो 90 उस पे प्राप्त होते हैं, 90 डिग्री पर प्राप्त होते हैं, ये जो हो गया उपध्रुवीय या ध्रुवीय प्रदेश जो प्राप्त हो गए, तो हिम वर्षा प्राप्त होगी या सहिम वर्षा, या सहिम वर्षा प्राप्त होगी। सहिम वर्षा आप जानते होंगे ना, हिमकण और क्या कहते हैं वर्षा की बूंदों का मिलना, ये सहिम वर्षा हो जाएगी। कोल्ड वेव यहाँ पर चलेगी, यहाँ पर कोल्ड वेव चलेगी, शीतलहर जिसे बोलते हैं, कोल्ड वेव चलेगी यहाँ पर। उच्च दाब पेटी होगी, ठंडी वायु होगी, ठंडी वायु अवतलित होगी चूँकि ठंडी वायु होगी। प्रति चक्रवातीय दशाएं पर प्राप्त होंगी, सूर्यताप की मात्रा का अभाव होगा, यहाँ पर सूर्यताप की मात्रा का अभाव होगा, प्रति चक्रवातीय दशाएं प्राप्त होंगी। अब ये चक्रवात में हम पढ़ाएंगे, प्रति चक्रवात, चक्रवात ये सब क्या है, तो आप अभी इसे चिंता मत कीजिए। और संबंधित जलवायु क्या होगी, टैगा टुंड्रा या आइस कैप, टैगा टुंड्रा आइस कैप टाइप की ये जलवायु होगी। टैगा टुंड्रा आइस कैप भी प्राप्त होंगे, टैगा टुंड्रा आइस कैप संबंधित जलवायु प्राप्त होगी। तो ये हो गया हमारे उसमें अक्षांशों में वर्षण का वो वितरण हो गया, वितरण हो गया वर्षण क्षेत्र का, कहाँ पर किस तरह से वर्षा प्राप्त होती है, एक ओवरव्यू ले लिया गया। ये सारे अभी बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे आगे, तो अभी आप जितना पढ़ाया जाए उतने पे कंसंट्रेट कीजिए। फिर ये हो गया, अब हम पढ़ेंगे एक थ्योरी पढ़ेंगे, उस थ्योरी का नाम है आइस क्रिस्टल थ्योरी। आइस क्रिस्टल थ्योरी, हिमकण सिद्धांत, हिमकण सिद्धांत, ये हिमकण सिद्धांत है। आइस क्रिस्टल थ्योरी हम पढ़ेंगे, या फिर हम इसे कह दें इसे बोलते हैं आइस क्रिस्टल थ्योरी, हम पढ़ेंगे आइस क्रिस्टल थ्योरी के बारे में, या फिर हम इसे बोलें तो बर्जीरॉन मैकेनिज्म, बर्जीरॉन मैकेनिज्म इसे बोलेंगे हम, इस थ्योरी को आइस क्रिस्टल थ्योरी या बर्जीरॉन मैकेनिज्म, या इसका एक और नाम है, या हम इसे बोलेंगे बर्जीरॉन फिंडरस्टाइन, बर्जीरॉन फिंडरस्टाइन थ्योरी, बर्जीरॉन फिंडरस्टाइन थ्योरी बोलेंगे। तो ये इस सिद्धांत के बारे में हमें पढ़ना है, आइस क्रिस्टल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम लिखिए आइस क्रिस्टल थ्योरी क्या है, पहले इसके बारे में लिखिए कि आइस क्रिस्टल थ्योरी क्या है। यह सिद्धांत बर्जरॉन फिंडरस्टाइन क्रियाविधि भी कहलाता है। बर्जरॉन फिंडरस्टाइन FINDSTION, यह सिद्धांत बर्जरॉन फिंडरस्टाइन क्रियाविधि भी कहलाता है, तथा यह हिमकण की उत्पत्ति पर
आधारित है तथा यह हिमकण की उत्पत्ति पर आधारित है, अतः इसे आइस क्रिस्टल थ्योरी भी कहते हैं। अतः इसे आइस क्रिस्टल थ्योरी भी कहते हैं। आइस क्रिस्टल थ्योरी। अब आधारभूत संकल्पनाएं ऐसे लिखिए, आधारभूत संकल्पनाएं इसकी डालिए, आधारभूत संकल्पनाएं, आधारभूत संकल्पनाएं डालिए। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए आधारभूत संकल्पनाएं में, संघनन के लिए हिमांक नाभिक फ्रीजिंग न्यूक्लाई। क्या है? फ्रीजिंग न्यूक्लाई। संघनन के लिए हिमांक नाभिक या FREEZING फ्रीजिंग न्यूक्लाई NUCLELIE। संघनन के लिए हिमांक नाभिक फ्रीजिंग न्यूक्लाई एक आवश्यक शर्त है, एक आवश्यक शर्त है। इसका तापमान -9 डिग्री से -16 डिग्री तक होना चाहिए। इसका तापमान -9 डिग्री सेल्सियस से -16 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, तभी यह हिमकण का निर्माण होगा, तभी हिमकण का निर्माण होगा। संघनन के लिए हिमांक नाभिक फ्रीजिंग न्यूक्लाई, हिमांक नाभिक एक आवश्यक शर्त है। इसका तापमान -9 डिग्री सेल्सियस से -16 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, तभी हिमकण का निर्माण होगा। परंतु यह कैवलिनाइट, परंतु यदि कैवलिनाइट मतलब मृतिका कण है, ये धूल कण, ये छोटे छोटे कण होते हैं जो वायुमंडल में विसरित होते हैं। ये क्या हो गया, मृतिका कण कह लें या जो होते हैं छोटे छोटे कण होते हैं, धूल कण होते हैं, कैवलिनाइट ये कण होते हैं। अथवा कुछ विशेष प्रकार के शैवाल, इसकी स्पेलिंग है KAOLINITE। अथवा कुछ विशेष प्रकार के शैवाल बैक्टीरिया भी हिमांक नाभिक का कार्य करते हैं। अथवा कुछ विशेष प्रकार के शैवाल बैक्टीरिया भी हिमांक नाभिक का कार्य करते हैं। हालांकि इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम -9 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। हालांकि इनका तापमान -1 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम -9 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। अब इसके नीचे लिख लीजिए, अभी हम आपको समझा रहे हैं। इसके नीचे लिख लीजिए, दूसरा क्या है, जलवाष्प के संघनन का दर लिखिए। जलवाष्प के संघनन का दर हिमांक नाभिक पर सामान्य से अति तीव्र होगा। जलवाष्प का संघनन दर हिमांक नाभिक पर सामान्य से अति तीव्र होगा। जलवाष्प का संघनन दर हिमांक नाभिक पर सामान्य से अति तीव्र होगा। तीसरा क्या होगा, वाटर वेपोर प्रेशर। वाटर वेपोर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब संघनन, कंडेंसेशन मतलब संघनन होता है। तो वाटर प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वाटर प्रेशर बढ़ेगा, हमारा जलवाष्प दाब जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा संघनन प्राप्त होगा। तो ये हो गया वाटर वेपर प्रेशर इस वाटर वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब देखिए हम समझाते हैं आपको क्या है। देखिए ये हमारा बादल है, ये मान लेते हैं बादल है, ठीक। और RH 100 है। अब RH तो पढ़ा होगा ना, ओसांक, ये 100 है, मतलब RH फैक्टर इसका 100 है, मतलब ये जल संतृप्त है, मतलब जल संतृप्त है। इसमें जलवाष्प की मात्रा संतृप्त है, मतलब पूरे क्षेत्र में जलवाष्प पूरे क्षेत्र में फैली हुई है।
ये पूरे जो हम ये बादल मान लेते हैं, इस बादल में पूरे क्षेत्र में जलवाष्प फैला हुआ है। बादल क्या होते हैं? पिछले वाले क्लास में हमने बादल के बारे में अच्छे से पढ़ा है, इसको पढ़ लीजिएगा। आरएच ये फैला हुआ है पूरे क्षेत्र में। अब क्या इन्होंने बताया, क्योंकि पहले वाले हमने देखा था बादल के बारे में पढ़ा था या पहली थ्योरी में पढ़ा था, तो क्या होता था, लाइन ऑफ कंडेंसेशन था। लाइन ऑफ कंडेंसेशन था मतलब संघनन का वो लाइन ऑफ कंडेंसेशन था, उसके ऊपर क्या होता था, जलवाष्प का संघनन होता था, ठोस सतह मिलना प्राप्त होता था कि ठोस सतह से संघनन का प्राप्त होगा। ठीक है, जलवाष्प दाब लगातार बढ़ने की वजह से। पर अब इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि संघनन के लिए ठोस सतह तो मिलना जरूरी है, पर ठोस सतह क्या होनी चाहिए, हिमांक नाभिक होना चाहिए। मतलब वो जो ठोस होना चाहिए वो हिमांक नाभिक, उसका तापमान क्या होना चाहिए, -9 डिग्री से -16 डिग्री सेल्सियस के उसमें होना चाहिए। तब ये आइस क्रिस्टल थ्योरी, तब वो क्या बनेगा, ये हिमकण बनेंगे। तब हिमकण कैसे बन रहे हैं, तो -9 डिग्री सेल्सियस से -16 डिग्री सेल्सियस के बीच जब जब वायु में उपस्थित जो धूल कण या क्या बताया गया है, कैलोनाइट कैलिनाइट या जो शैवाल बैक्टीरिया या जो हिमांक नाभिक का कार्य करते हैं, जो हिमकण का प्राप्त होना क्या होता है कि इन कणों का यहाँ का टेम्परेचर -9 डिग्री से -16 डिग्री सेल्सियस का होना आवश्यक है। हिमांक नाभिक का जो जलवाष्प जो वो करते हैं, होल्ड करते हैं जो जलवाष्प, हिमांक नाभिक कितना होना चाहिए। अब ये हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, जलवाष्प लगातार, यहाँ पर जलवाष्प बढ़े, दाब लगातार बनना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जलबूंद होती है, जलबूंद का अगर ये शीतलन कर दिया जाए, इसको शीतल कर दिया जाता है तो आयतन में वृद्धि हो जाएगी, इसके आयतन में ये जलविष इस आयतन में परिवर्तित हो जाएगा। ये जलबूंद का जलवाष्प जा रहा है, जलवाष्प अगर इसका शीतलन होगा तो जलबूंद में परिवर्तित होगा। जलबूंद में परिवर्तन होने के बाद ये और ठोस सतह का प्रारंभ होना चूंकि जरूरी है हिमकण का। हिमकण नहीं प्रारंभ होगा तो ये क्या सुपर कूल्ड गैस की तरह काम करेगी, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस पर भी ये जलवाष्प जो है ये संघनित नहीं होगी। क्योंकि क्यों नहीं संघनित होगी, क्योंकि ये जब जब ठोस सतह ही नहीं कहीं मिलेगी तो ये संघनन की क्रिया प्रारंभ नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, तब ये जलवाष्प का जो हो गया फ्रीज कर दिया जाता है तो जल का आयतन बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गया, जल का आयतन। अब चूंकि आरएच में बताए थे ना, आरएच फैक्टर क्या है कि ये जलवाष्प पूरे एरिया में जलवाष्प की मात्रा हमें देखी जाती है, कितना इसकी आर्द्रता कितनी है इस वायु में, जलवाष्प कितना है। तो ये जलवाष्प 100% था। अब चूंकि ये आयतन बढ़ गया इसका जलवाष्प का, क्योंकि ठंडा होने पर इसका आयतन बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, आयतन बढ़ गया तो इसका आरएच फैक्टर भी बढ़ गया। अब मान लेते हैं इस वायु का ये आरएच कितना हो गया, 115 हो गया। इस वायु का 115% हो गया, मतलब इसी को कहेंगे हम वायु अति संतृप्त है, इसी को हम बोलेंगे अति संतृप्त, अति संतृप्त वायु बोलेंगे। तो क्या होगा, ये जलवाष्प ऊपर उठेगा, फ्रीजिंग लाइन प्राप्त करेगा, तो फ्रीज होने लगेगा। फ्रीज होने के बाद ये जलबूंद हिमकण में परिवर्तित होंगे, इसका आयतन बढ़ेगा तो ये अति संतृप्त हो जाएगी। जैसे हम देखते नहीं पहाड़ों पर पाइपलाइन जो बिछाई रहती हैं पहाड़ों पर, पाइपलाइन तो ठंडियों में अति अति ऊंचाई पर जो पाइपलाइन बिछाई रहती है पानी की, तो ठंडियों में वो सब फट जाती हैं। फट क्यों जाती हैं, क्योंकि उसका जल भरा होता है, जल का आयतन बढ़ जाता है। जब वो जमता है तो आयतन बढ़ जाता है, इसलिए पाइप पाइप फट जाती है, तो आयतन बढ़ने की वजह से तो ये कंडीशन हुई। ठीक, तो ये क्या हो गया, अति संतृप्त हो गया। तो अब पता चला अति संतृप्त किसे कहते हैं। तो ये आइस क्रिस्टल थ्योरी, ये हो गया अति संतृप्त। अब इसमें लिख लीजिए, इसमें थोड़ा लिखिए, यदि कोई वायु राशि यदि कोई वायु राशि यदि कोई वायु राशि दिए गए तापमान पर दिए गए तापमान पर दिए गए तापमान पर यथा 15 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त है, यथा 15 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त है, अतः आरएच 100% है, अतः आरएच 100% है। मान लिया इसका तापमान क्या हो गया, पहले ये आरएच 100% वो है, मतलब ये संतृप्त है। मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस है इसका तापमान, 15 डिग्री सेल्सियस है इस वायु का,
तो लिखे अब, यदि कोई वायुराशि दिए गए तापमान पर यथा 15 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त है अर्थात RH 100% है, तब यदि इसका तापमान हिमांक से न्यून कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हिमांक से न्यून कर दिया जाए, मतलब ये 0 डिग्री से नीचे कर दिया जाए, तापमान इसका नीचे जाए, इसका तापमान हिमांक से, जहाँ क्या होगा, हिमकण में बदलना, हिमांक हिमांक जो लाइन होती है ना, हिमांक लाइन होती है जो हिम रेखा होती है, तो उसके नीचे उसका तापमान हिमांक से न्यून कर दिया जाए, नीचे कर दिया जाए, तो वही वायुराशि अति संतृप्त हो जाएगी। तो अति संतृप्त कैसे हो गई, उसका आयतन बढ़ गया, अति संतृप्त हो गई, क्योंकि जलकण की तुलना में हिमकण का आयतन अधिक होता है, क्योंकि जलकण की तुलना में, जो जलकण है उसकी तुलना में हिमकण का आयतन अधिक होता है, तथा वर्षण के लिए अति संतृप्त होना आवश्यक है। वर्षण के लिए क्या हमें आवश्यक है, अति संतृप्त का होना आवश्यक है। ये देखिए हो गया। वर्षण के लिए क्या क्या हमने बताया था आवश्यक है आपको, अभी आपको क्या क्या बताया था वर्षण के लिए आवश्यक है। पहले तो पहला पॉइंट, संघनन के लिए हिमांक नाभिक का होना, प्राप्त होना जरूरी है, जिसका क्या है -9 डिग्री सेल्सियस से -16 डिग्री सेल्सियस तक होना इस नाभिक का, हिमांक नाभिक का, इसका तापमान इतना होना चाहिए, तभी यह हिमकण में का निर्माण होगा। और दूसरा बताए थे जलवाष्प का संघनन दर जो होता है हिमांक नाभिक पर सामान्य से अति तीव्र होता है। तीसरा हम बताए थे वाटर वेप्योर प्रेशर जो होता है वो लगातार क्या होता है, रेट ऑफ जो वो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है, संघनन के वो होता है, समानुपाती होता है, मतलब वाटर प्रेशर जितना बढ़ेगा संघनन उतना ही होगा, ये बताया था। चौथा ये थ्योरी बताई थी अति अति वो क्या वो कहते हैं, अति संतृप्त किसे है। अब चूंकि ये तो हो गया आइस क्रिस्टल थ्योरी हो गया, अब आगे देखिए 5वें पॉइंट में हमें क्या है, वर्षाकारी चूंकि बादल जो वर्षा करते हैं उसके लिए तीन स्तर का होना जरूरी है। वर्षणकारी बादल के लिए कितना, 3 स्तर का होना जरूरी है, 3 संस्तर होते हैं। वर्षणकाली बादल में कितना, 3 संस्तर होते हैं। तो पहला क्या हो गया, पहला हम हिमांक रेखा हो गई, ये हो गया हिमांक रेखा, हिमांक रेखा। दूसरा क्या हो गया, विक्षोभ क्षेत्र, विक्षोभ क्षेत्र। तीसरा संवहनीय, संवहनीय क्षेत्र। ये 3 चीज का होना आवश्यक है वर्षा के लिए। हिमांक क्षेत्र का होना आवश्यक है, हिमांक क्षेत्र हमने पढ़ लिया अभी, आइस क्रिस्टल थ्योरी पढ़ ली। क्या पढ़ा हमने आइस क्रिस्टल थ्योरी में, क्या पढ़ा, अति संतृप्तता पढ़ी, हिमांक रेखा प्राप्त होना, विक्षोभ क्षेत्र और संवहनीय क्षेत्र, ये 3 लिख लीजिए। अब इसके बाद इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम, वर्षणकाली बादल में 3 संस्तर होते हैं, ये लिखिए आप। फिर इसके बाद आगे लिखिए, हम बोलते हैं आप आगे लिखिए। संवहनीय क्षेत्र में, संवहनीय क्षेत्र में वाटर वेप्योर, संवहनीय क्षेत्र में वाटर वेप्योर जलवाष्प, संवहनीय क्षेत्र में जलवाष्प यदि हिमांक रेखा के ऊपर प्रवेश करे, यदि हिमांक रेखा के ऊपर प्रवेश करे, यदि हिमांक रेखा के ऊपर प्रवेश करे एवं हिमांक नाभिक को प्राप्त होने पर, एवं हिमांक नाभिक को प्राप्त होने पर ही संघनन का कार्य होगा, ही संघनन का, हिमांक नाभिक के प्राप्त होने पर ही संघनन का कार्य होगा, अन्यथा वाटर वेप्योर सुपर कूल्ड गैस की तरह, अन्यथा वाटर वेप्योर जलवाष्प सुपर कूल्ड गैस की तरह -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी, -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी संघनित नहीं होगी। लिख लीजिए। इस हिमकण का व्यास, इस हिमकण का व्यास यदि जलवाष्प दाब में वृद्धि हो, इस हिमकण का व्यास, इस हिमकण का व्यास यदि जलवाष्प दाब में वृद्धि हो तथा संघनन की क्रिया में, तथा संघनन की क्रिया में, तथा संघनन की क्रिया में निरंतरता हो, तथा संघनन की क्रिया में निरंतरता हो, तब हिमकण की आवृत्ति,
तब हिमकण की आकृति 600 माइक्रोन से अधिक हो जाती है। तब हिमकण की आकृति 600 माइक्रोन से अधिक हो जाती है, जिससे हिमकण का गुरुत्वीय पतन होता है। जिसका फॉलिंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये हिमकण विक्षोभ क्षेत्र में प्रवेश कर विखंडित हो जाता है। एवं पुनः 11 माइक्रोन के आइस पिलेट्स में विभाजित हो जाते हैं। आइस पिलेट्स PELLETS एवं पुनः 11 माइक्रोन के आइस पिलेट्स में विभाजित हो जाता है तथा हिमांक रेखा से ऊपर पुनः प्रवेश करता है तथा ये सभी हिमांक नाभिक की तरह कार्य करते हैं, जिससे असंख्य हिमकणों का निर्माण होता है एवं उनकी आकृति में पुनर्वृद्धि तथा अतः पतन तथा इसी प्रक्रिया के पुनरावृत्ति से बादलों का ऊपरी भाग हिमकणों से अति संतृप्त हो जाता है तथा ये हिमकण बादलों से बाहर गिरने लगते हैं तथा घर्षण से जल बूंदों एवं जल बूंदों के जुड़ने से संलयन से वर्षा बूंदों का निर्माण होता है। इस प्रकार वर्षा उत्पन्न होती है। अब देखिए, आइए इसको समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये सतह हो गई। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले ये नीचे से क्या हो रहा है, वाटर वेपोर का ऊपर की तरफ उठना है, ये जा रहा है जलवाष्प दाब लगातार बने रहने चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई। फिर अब क्या हो गया, इसमें हिमांक नाभिक का प्राप्त होना। अब देखिए ये देखते हैं, इसमें 3 रेखाएं हैं। ये क्या हो गया, हिमांक रेखा, ये हिमांक रेखा, ये हम मान लेते हैं संघनन रेखा है। ये कौन सा क्षेत्र होगा, हिमांक क्षेत्र हो गया। ये हो गया विक्षोभ क्षेत्र, ये हो गया हमारा विक्षोभ क्षेत्र। ये हो गया संवहनीय क्षेत्र हो गया, ये हमारा संवहनीय क्षेत्र हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, अब चूंकि इसमें हो क्या रहा है, ये फ्रीजिंग लाइन हो गया, हिमांक क्षेत्र हो गया, ये हो गया। फिर हम टर्बुलेंस एरिया हो गया, ये विक्षोभ क्षेत्र हो गया। फिर ये लाइन ऑफ कंडेंसेशन मतलब संघनन रेखा हो गई, लाइन ऑफ कंडेंसेशन। अब जलवाष्प, चूंकि सूर्यताप की मात्रा ये यहाँ पे पड़ रही, सूर्यताप की मात्रा सतह पर, तो ये क्या हो रहा है, वायु का ऊपर उठना, ये वायु ऊपर उठ रहा है। वायु ऊपर उठने की वजह से वाटर वेपोर का यहाँ पर लगातार ऊपर उठने तथा वाटर प्रेशर लगातार, वेपोर प्रेशर, जलवाष्प दाब लगातार बढ़ने से क्या हो रहा है, यहाँ छोटे छोटे क्या प्रवाह हैं हमारे पास, हिमांक नाभिक हैं। तो इनका क्या हो रहा है, इनका शीतलन हो रहा है। शीतलन के कारण ये किस में बदल जा रहे हैं, हिमकण में बदल जा रहे हैं। हिमकण ऐसे बदल जा रहे हैं। अब इन हिमकणों का आपस में मिश्रण से, ये हिमकण के मिश्रण से, ये देखिए हिमकण
के मिश्रण से ये क्या हो रहा है, आइस आइस क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं। और इनका क्या हो गया, ये 600 माइक्रोन तक हो गए। इनका भार क्या हो गया, 600 माइक्रोन तक। अब चूंकि ये 600 माइक्रोन का वो हो गया, जब हिमकण की आकृति 600 माइक्रोन से हो गई तो ये इनका गुरुत्वीय पतन होने लगा। ये अपना इनका भार की वजह से गुरुत्वीय पतन होने लगा, मतलब ये होल्ड नहीं कर पा रही वायु, तो ये नीचे नीचे के स्तर में इनका पतन होने लगा हिमांक रेखा से नीचे। अब विक्षोभ क्षेत्र क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ क्या है, जलवाष्प जो है इस तरह से अवतलित हो रही है, अवतलन हो रहा है या इसका संवहन हो रहा है, अभिवहन हो रहा है। तो ये सब कंडीशन आ रही हैं कि मतलब वायु का इधर चारों तरफ ये जाना, मतलब ये वायु इस तरह। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए आप फिर से बता देते हैं। क्या हो गया, पहले कंडीशन क्या, संवहन क्षेत्र से वाटर वेपर ऊपर गया, हिमांक रेखा से जैसे ही ये ऊपर प्रवेश करेगा तो क्या होगा, हिमनाभिक प्राप्त हो जाएगा इसका। हिमांक क्षेत्र से जैसे ये ऊपर जाएगा जलवाष्प लेके तो हिमनाभिक में बदल जाएगा। हिमनाभिक के प्राप्त होने पर संघनन का कार्य प्रारंभ होगा। तो संघनन का कार्य तभी प्रारंभ होगा जब ठोस सतह मिलेगी। ठोस सतह नहीं मिलेगी तो ये क्या हो गया, ये जलवाष्प जो हो गया सुपर कूल्ड गैस की तरह प्राप्त करेगा, मतलब कार्य करेगा। अगर इसका -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान भी कर दिया जाए तब भी यह संघनित नहीं होगा। तो हिमकण का, चूंकि हिमकण का व्यास पहले 11 माइक्रोन था, तो ये आइस क्रिस्टल के फॉर्म में होने पर, जलवाष्प दाब के लगातार वृद्धि होने पर, संवहन की क्रिया होने पर, तो हिमकण की आकृति कितना हो गई, 600 माइक्रोन होगी। बताए थे ना, जल बूंदों का ये आयतन बढ़ने की वजह से इसका वो शीतलन होने की वजह से आयतन बढ़ जाता है, तो 600 माइक्रोन तक इसका वो बढ़ गया। जब ये इतना हो गया तो इसका गुरुत्वीय पतन हो गया। फॉलिंग वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी फॉलिंग वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो गई इसकी फॉलिंग वेलोसिटी से ये गुरुत्वीय पतन होगा। अब ये कहाँ पहुँचेगा, ये विक्षोभ क्षेत्र में पहुँचेगा। अब विक्षोभ क्षेत्र में क्या क्या है, वायु का अवतलन हो रहा है, ये अवतलित हो रही है ठंडी वायु, या फिर ये संवहन की क्रिया है, तो इनका ये क्या हो, जो विखंडित कर दे रही है। ये हिमकण का जो है, जो विखंडन करने पर ये फिर से ये 11 माइक्रोन में, छोटे छोटे हिमकण में ये आइस पिलेट्स, जो आइस क्रिस्टल है, जो आइस क्रिस्टल बना है, इस क्रिस्टल का नीचे आके छोटे छोटे आइस पिलेट्स में इनका विखंडन हो गया। तो ये क्या हो रही, विखंडन होने पर चूंकि ये फिर से पुनः ये संवहन के द्वारा ये ऊपर पहुंचा दी जाती हैं, पुनः ये ऊपर पहुंचा दी जाती हैं संवहन पुनः संवहन के द्वारा। फिर ये छोटे छोटे चूंकि पार्टिकल में ये विभक्त हो जा रही हैं। हिम हिमकण जो है ये आइस क्रिस्टल क्या है, आइस पिलेट्स में विभाजित हो जा रहे हैं छोटे छोटे। तो ये चूंकि यहाँ विक्षोभ है, विक्षोभ इसीलिए कहा गया। टर्बुलेंस क्या है, इस छोट को कहा गया क्योंकि यहाँ का अभिसरण हो रहा है वायु का, मतलब अवतलित हो रही है, संवहन हो रहा है, अभिवहन हो रहा है, वायु का आपस में मिलना हो रहा है, वायु का क्षैतिज फैलाव हो रहा है, ऊर्ध्वाधर फैलाव हो रहा है। तो ये हो गया, विक्षोभ हो गया। अब चूंकि क्या होता है यहाँ पर फिर पुनः फिर ये ऊपर इसका पुनः प्रवेश, मतलब पुनः आइस क्रिस्टल 11 माइक्रोन के जो होते हैं आइस प्लेट्स में भेज देती है। तब क्या हो गया, फिर ये चूंकि फिर ऊपर जाके फिर हिमांक नाभिक की तरह कार्य करने लगते हैं। यहाँ पर भी हिमांक नाभिक बनने लगता है। हिमांक नाभिक, ये पूरा पूरा एरिया हिमांक नाभिक बनने लगता है। हिमांक नाभिक की तरह पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है, असंख्य हिमकणों का निर्माण होता है और हिमकणों की आकृति में वृद्धि होती है। यहाँ सब सारे जल में असंख्य हिमकणों का निर्माण होता है, इनके क्षेत्र में वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद ये फिर नष्ट होने लगते हैं, मतलब ये नष्ट क्या, फिर उनका पतन होता है, वे पुनः निर्मित होते हैं। तो ये क्या होता है, ऐसे पुनरावृत्ति ऐसे चलती रहती है। तो ये पूरा एरिया क्या हो जाता है, ये देखिए इस एरिया पूरा क्या होता है, अति संतृप्त हो जाती है, मतलब ये पूरा आइस क्रिस्टल से भर जाती है। ये बादलों का ऊपरी संस्तर है जिसमें क्या हो जाता है, अति पूरा हिमकणों से पूरी ये भर जाती है। ऊपरी भाग जो होता है बादलों का हिमकणों से पूरा अति संतृप्त हो जाती है, मतलब यहाँ पूरे में आइस क्रिस्टल भर जाते हैं।
तब हिमकणों के बादलों में तब इसके बाद क्या होता है, ये फिर नीचे ड्रॉप होने लगती हैं गुरुत्वीय पतन के कारण भार ज़्यादा होने के कारण 600 माइक्रोन से अधिक भार होने के कारण फिर ये नीचे क्या होने लगती हैं, ये विक्षोभ क्षेत्र से नीचे संघनन क्षेत्र के नीचे फिर आने लगते हैं। संघनन क्षेत्र के नीचे आने की वजह से जल बूंदों में बन जाना, जल बूंदों का बनना, चूँकि ये फिर इसके बाद वर्षण बूंदों का निर्माण होना और ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, वर्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आया उसको पीछे पुनः इसको देख लीजिएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई। अब देखते हैं इसके आगे, ये आइस क्रिस्टल थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब इसकी समालोचना क्या है, इसकी आलोचना क्या है, इसकी क्या इसका क्या आलोचना हुई है इस क्रिस्टल की थ्योरी की। ये फिगर आप बना लीजिएगा इस तरह से, मतलब इतना वो नहीं कीजिएगा, ये ऐसे दिखा दीजिएगा सम्मान ऊपर हो रहा है, या डॉट डॉट करके ऐसे क्रिस्टल दिखा दीजिएगा, क्रिस्टल का नीचे गिरना दिखा दीजिएगा, फिर वर्षण की बूंदें यहाँ पे दिखा दीजिएगा, बस ऐसे ही ये लिख लीजिएगा। हिमांक क्षेत्र ये है, हिमरेखा ये प्राप्त हो रही है, ये विक्षोभ क्षेत्र है, ये संघनन की लाइन प्राप्त हो रही है, संवहनीय क्षेत्र है, यहाँ से ऊपर जा रही है ये जलवाष्प। ये हो गया ये थ्योरी। फिर आगे आप बढ़ते हैं हम। समालोचना में क्या है, लिखिए समालोचना, समालोचना इसकी लिखिए। समालोचना में लिखिए आप, समालोचना में क्या लिखना है, यह सिद्धांत समशीतोष्ण कटिबंध के वर्षण को, यह सिद्धांत समशीतोष्ण कटिबंध के वर्षण को तो सिद्ध करता है, यह सिद्धांत समशीतोष्ण कटिबंध के वर्षण को तो सिद्ध करता है, परंतु उष्ण कटिबंधों में जहाँ बादलों में हिमांक प्राप्त नहीं होता, जहाँ बादलों में हिमांक प्राप्त नहीं होता, यह सिद्धांत समशीतोष्ण कटिबंधों के वर्षण को तो सिद्ध करता है, परंतु उष्ण कटिबंधों में जहाँ बादलों में हिमांक प्राप्त नहीं होता, उनमें प्राप्त वर्षा की क्रियाविधि को विश्लेषित नहीं कर पाता, उनमें प्राप्त वर्षा की क्रियाविधि को विश्लेषित नहीं कर पाता। निम्न स्तरीय मेघ से होने वाली बूंदाबांदी सिद्ध नहीं हो पाती, निम्न स्तरीय मेघ से होने वाली बूंदाबांदी सिद्ध नहीं हो पाती। समुद्रीय बादल 600 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्रीय बादल ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 600 मीटर की ऊंचाई पर जो, या फिर जो 600 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं उनमें भी संघनन, उनमें भी सघन वर्षा होती है, जिनकी व्याख्या में यह सिद्धांत असमर्थ है, जिनकी व्याख्या में यह सिद्धांत असमर्थ है, परंतु यह हिमवर्षा अधिक ऊंचाई वाले बादल में मेघों से होने वाली वर्षा में, उच्च अक्षांशों से प्राप्त वर्षा में, ध्रुवीय प्रदेश में हिमवर्षा में क्रियाविधि को स्पष्टता या वैज्ञानिक रूप से विश्लेषित करता है। तो ये हो गया इसका समालोचना। क्या होगी इसकी आलोचना, चूंकि अन्य क्षेत्र में जहाँ पर क्या मिलेंगे, हिमांक क्षेत्र हमें जहाँ पर प्राप्त नहीं होंगे, तो वहाँ पर आइस क्रिस्टल अब बनेगा नहीं, आइस क्रिस्टल नहीं बनने की वजह से वहाँ पर यह सिद्धांत काम ही नहीं करेगा। या निम्न स्तरीय मेघ में जहाँ पर बूंदाबांदी होती है संवहन के द्वारा, जहाँ पर वाताग्रीय वर्षा होती है, इन क्षेत्रों में जहाँ पर वायु के अभिसरण से वर्षा होती है, तो वहाँ पर ये कंडीशन ये नहीं लागू हो पाती। तो इसी के बारे में लिखा है, उच्च अक्षांशों पर जहाँ हिमरेखा प्राप्त होगी, जहाँ पर ये आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पर ये सिद्धांत लागू होता है। तो ये इसका समालोचना होगी। अब इसके आगे हम देखते हैं दूसरा क्या हो गया, हमारा सिद्धांत क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। संघट्ट संलयन सिद्धांत। अब इसको क्या कहेंगे, कॉलिजन कॉलिशंस थ्योरी, COLLISION कॉलिजन, COALISE
CNCE थ्योरी, कॉलिशन थ्योरी। ये ये क्या ये थ्योरी किसने, संघट्ट संलयन सिद्धांत, ये थ्योरी किसने दी थी, प्रोफेसर बोविन ने दी थी। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे ये। इस थ्योरी को उन्होंने दिया था प्रोफेसर बोविन, ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। तो ये इसमें लिखिए, यह वैकल्पिक सिद्धांत न होकर, यह वैकल्पिक सिद्धांत न होकर, यह वैकल्पिक सिद्धांत न होकर, यह वैकल्पिक सिद्धांत न होकर पूरक सिद्धांत है, पूरक सिद्धांत है। बोवेन के अनुसार, बोवेन के अनुसार उष्णकटिबंधीयों में, बोवेन के अनुसार उस कटिबंधों में, बोवेन के अनुसार उष्णकटिबंधों में एवं समुद्र तल के ऊपर, एवं समुद्र तल के ऊपर अति सूक्ष्म लवण अथवा विशिष्ट परागकण, अति सूक्ष्म लवण अथवा विशिष्ट परागकण शैवाल उपस्थित होते हैं। अति सूक्ष्म लवण अथवा विशिष्ट परागकण शैवाल उपस्थित होते हैं, जिनके अलग अलग प्रकार के आवेश होते हैं, जिनके अलग अलग प्रकार के आवेश होते हैं, जिन्हें जायंट न्यूक्लियाई की संज्ञा दी गई है, जिन्हें जायंट न्यूक्लियाई की संज्ञा दी गई है, जिन्हें जायंट न्यूक्लियाई की संज्ञा दी गई है। तथा जलवाष्प में दोनों ही प्रकार के आवेश होते हैं, तथा जलवाष्प में दोनों ही प्रकार के आवेश होते हैं। लिखिए, तथा जलवाष्प में दोनों ही प्रकार के आवेश होते हैं, जिससे जलवाष्प का संघनन एवं जायंट न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई, इसमें जायंट न्यूक्लियाई अथवा लौड़ों के साथ होता है, जिसमें जायंट न्यूक्लियाई अथवा लौड़ों के साथ होता है। इन जलकणों अथवा संघनन के कणों, इन जलकणों अथवा संघनन के कणों की, इन जलकणों अथवा संघनन के कणों की आकृति यदि 600 माइक्रोन से अधिक हो, यदि 600 माइक्रोन से अधिक हो, तब इनकी टर्मिनल वेलोसिटी सामान्य जलकण से, तब इनकी टर्मिनल वेलोसिटी सामान्य जलकण से अधिक होने के कारण गुरुत्वीय पतन होता है, गुरुत्वीय पतन होता है। तथा पतन से अधिक होने के कारण, तथा पतन के क्रम में ये अन्य जल बूंदों से टकराकर या संघट्ट व संलयन होकर आपस में मिलकर या आपस में टूटकर, यही है, संघट्ट या संलयन होकर विशाल बूंदों का निर्माण करता है, जिससे वर्षा प्राप्त होती है। यह मत लैंगम्यूर, ऐसे लिखेंगे, लैंगम्यूर नामक विद्वान ने इस सिद्धांत के परिसंशोधन में लिखा है, जबकि इसके पूर्ववर्ती मत के अनुसार वर्षा बूंदों का निर्माण दिए गए संघनित वायु में कोलाइडल इंस्टाबिलिटी अथवा विक्षोभ के कारण होता है, कोलाइडल इंस्टाबिलिटी अथवा विक्षोभ के कारण होता है। अब इसको समझ लेते हैं, क्या है ये इसमें बताया गया है कि ये उस बंदीय क्षेत्र में समुद्र तल के ऊपर, जो समुद्र तल है, ये वाटर वेपर ऊपर उठा, ये यहाँ पर ये H2O की मात्रा, ये वाटर वेपर ऊपर उठा, जलवाष्प ऊपर उठा, तो जलवाष्प ऊपर उठने की वजह से तो ये विशिष्ट प्रकार के परागकण शैवाल होते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के ये क्या होते हैं, अति सूक्ष्म लवण, ये मान लेते हैं हम, जैसे कैल्शियम +2 चार्ज हो गया, सोडियम प्लस चार्ज हो गया,
क्लोरीन वाले चार्ज हो गया, पराग सवालकण हो गए, इन तरह के। तो आयनों का क्या हो गया, ये जलवाष्प बूंदों का इनके सतह पर मिलना, चूंकि ये कण है, चूंकि ये हो गए ये अणु, इनका ये क्या हो गया, इनका ठोस सतह हो गई, इनसे ये मिलकर ये आयंस का संघनन हो गया। ये आयंस का क्या हो जा रहा है, ये आयंस का संघनन हो जा रहा है। इन्हीं कणों को जो ये बनते हैं, इन्हीं को क्या हम कहेंगे, जैंट न्यूक्लाई। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, जलवाष्प के संघनन से इन्हें जैन न्यूक्लाई अथवा लौड़कन के साथ होता है। इन्हीं जैन न्यूक्लाई Ca+ चार्ज Na+, इन्हीं की वजह से होता है। ये जब इनका भार ज़्यादा हो जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या होते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी ये हो गई, टर्मिनल वेलोसिटी अपनी खोदने की वजह से ये नीचे वर्ड सड़क बूंदों के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब यही सिद्धांत, यही बताया गया है। हो गया ठीक। तो आप पढ़ाई कीजिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर प्लीज़। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।